बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मेरी जो वीडियो है वो क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के बारे में है। इससे पहले मैंने इसकी शॉर्ट वीडियो अपलोड की थी जो शायद आपने अभी तक देख ली होगी। बहरहाल मैं आज इसकी तफसीलन वीडियो बना रहा हूँ जो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें, क्योंकि ये बीमारी काफ़ी कॉमन है और ख़ास तौर पे जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे पोल्यूशन वगैरह होती है, केमिकल्स होते हैं, डस्ट वगैरह होती है, ठीक है। तो वो जो है मतलब जो पार्टिकल्स होते हैं डस्ट में, उसमें पोल्यूशन में, स्मोक में, उनको हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। तो वो जब अगर इनहेल करते रहें काफ़ी अर्सा तो उनसे ये जो है ना आमतौर पे ये बीमारी पैदा होती है जिसको COPD कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये जो ना आपके जो फेफड़े होते हैं उनकी एक इन्फ्लेमेशन होती है, मतलब एक किस्म की सोजिश कह लें, और बड़ी वो क्रॉनिक होती है, मतलब पुरानी चलती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके जो फेफड़ों में जो ना एयर फ्लो, मतलब जो आप ज़ाहिर है वो सांस की नालियों में जो फेफड़े जो ऑक्सीजन कैरी करते हैं, जो आपकी ऑक्सीजन ब्लड में पहुंचाते हैं, और फिर वो इसी तरह ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वो जो है ना वो बाहर सांस के ज़रिए वो आती है। तो क्या होता है कि जब आपकी जो सांस की नालियों की जो इन्फ्लेमेशन यानी एक तरह की सोजिश हो जाती है तो वो जो है एयर फ्लो की ज़ाहिर ऑब्स्ट्रक्शन होती है, तो इसी वजह से ये सारी सिम्टम्स होती हैं, जिसमें यह है कि सांस में मुश्किल होती है, खांसी आती है, फिर खांसी के साथ बलगम भी बनता है, और फिर वीजिंग होती है, मतलब एक तरह की वो जब साउंड प्रोड्यूस होती है जब सांस बंदा बाहर निकालता है, तो ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म जब इरिटेटिंग गैसेस और जो पार्टिकुलेट मैटर होता है जिसमें ये सारे स्मोकिंग वगैरह आ जाती हैं, सूट आ जाता है, डस्ट आ जाता है, तो ये जो पार्टिकुलेट मैटर अगर लॉन्ग टर्म पे कोई इनहेल करता है तो ये जो है ना उस वजह से जो है ये प्रॉब्लम होती है। ख़ास तौर पे ना इसकी जो सबसे जो बड़ी रीज़न है ना वो सिगरेट स्मोकिंग है। फिर इसमें क्या होता है कि जिन लोगों को ये जो COPD की बीमारी होती है तो उसमें ये उनको ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट डिजीज़ का, और फिर जो है ना कि फेफड़ों का कैंसर का, और इसके अलावा कुछ और कंडीशन भी होती हैं जिसका ज़्यादा रिस्क होता है। इसमें ये जो बेसिकली जो COPD है, बेसिकली इसमें ना दो तरह की बीमारियां हम कंसिडर करते हैं जो आमतौर पे एक ही मरीज़ में ना इकट्ठी होती हैं। एक का नाम है एम्फाइजीमा और दूसरी होती है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो ये जो है ना ये मतलब ये दोनों जो है ना ये समझने कि COPD को मतलब कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है मैम। और फिर ये कि इसमें ये होता है कि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है वो बेसिकली ये है ना कि जो आपकी ब्रोंकियल ट्यूब्स है, मतलब जो सांस की नालियाँ हैं उसकी जो लाइनिंग की एक तरह की इन्फ्लेमेशन हो जाती है, जो है ना मतलब जो सांस की नालियाँ मतलब जो आपके लिए जो हवा लेके आती हैं और लेके जाती हैं, मतलब जो है एल्वियोलाई से। एल्वियोलाई भी होते हैं जो छोटे छोटे जो एयर सैक्स होते हैं ना, जिससे आपकी ऑक्सीजन का ब्लड के साथ एक्सचेंज होता है, तो वहाँ तक ये मतलब जो बेसिकली ये इसकी जो ना मतलब जो सांस की नालियाँ हैं जो एयर सैक्स तक जो हवा लेके जाती हैं उनकी इन्फ्लेमेशन जब होती है तो उसको हम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो इसमें ये होता है कि डेली एक तरह की खांसी आती है और फिर बलगम प्रोड्यूस होता है ये जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में। जबकि जो एम्फाइजीमा होता है वो ये होता है, उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो एल्वियोलाई होती है ना, मतलब जो 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 एयर पैसेंजर, मतलब जो सांस की नालियों के एंड पे जो सबसे एंड पे जो होते हैं एल्वियोलाई जो है ना छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिससे ऑक्सीजन की एक्सचेंज होती है, ब्लड में जाती है ऑक्सीजन। तो वो जो है वो जो एयर सैक्स होते हैं मतलब एल्वियोलाई की जो ना वो डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो वो डिस्ट्रक्शन कैसे होती है कि मतलब जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है सिगरेट स्मोकिंग का और कुछ और इरिटेटिंग गैसेस जो मैंने पहले बताया और पार्टिकुलेट मैटर में जो होती हैं, तो वो जो है इस मतलब उसमें एम्फाइजीमा में एल्वियोलाई जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये जो COPD है मतलब ये जो एक तरह की दोनों बीमारियां हैं जो जिसको जो COPD में कंट्रीब्यूट करती हैं, मतलब एम्फाइजीमा और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, ये बेसिकली एक तरह की प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, मतलब आस्ता आस्ता बढ़ती हैं और जब जैसा जैसा टाइम गुजरता है तो इसकी जो ना ये वर्स्ट होना शुरू हो जाती हैं, मतलब जो है ना और ज़्यादा इनकी सिम्टम्स जो है ना शदीद होना शुरू हो जाती हैं। और लेकिन ये कि इसमें यह कि अगर इसका शुरू से सही तरह इलाज किया जाए तो ये इजीली ट्रीट भी हो सकती हैं।
और काफ़ी जो लोग हैं COPD के साथ मतलब जो है ना अपनी सिम्टम को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छी लाइफ स्पेंड कर सकते हैं। और जो है इसके साथ जो एसोसिएटेड कंडीशंस जो है ना उनका रिस्क भी कम हो सकता है। तो अभी इसमें मैं आपकी इस बीमारी की आपको अलामात बता देता हूँ, सिम्टम्स यानी कि। तो इसकी जो अलामात में आम तौर पे उस वक्त तक नहीं ज़ाहिर होती जब तक आपके लंग्स को बहुत ज़्यादा डैमेज ना पहुँच चुका हो। मतलब पहले एक तरह का काफ़ी डैमेज हो जाता है तो फिर इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जैसा कि मैंने पहले बोला कि टाइम के साथ साथ ये बढ़ती चली जाती हैं, वर्स हो जाती हैं। ख़ास तौर पे अगर आपकी जो बंदा सिगरेट स्मोकिंग जो करता रहता है वो छोड़ता नहीं है तो उसकी सिम्टम्स वर्स होना शुरू हो जाती हैं। इसकी फिर अलामात में ये कि आपकी जो है सांस फूलता है। ख़ास तौर पे कोई आप जब फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, मतलब जो आपका मतलब एक तरह का कोई लट से कोई बंदा काम करता है, फिज़िकल काम है उसका, तो वेट उठाना या जो भी कोई मतलब ऐसा उसका जॉब है जिसमें वो फिज़िकल एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो उसके दौरान जो है ना सांस फूलता है। पहली तो इसकी सिम्टम ये ज़्यादा होती है। फिर वीजिंग हो सकती है। वीजिंग क्या होती है कि जो आपकी जब सांस बंदा लेता है, जब बाहर निकालता है तो उसके साथ एक तरह की साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है, सीटियाँ टाइप की बजती हैं। और फिर चेस्ट की टाइटनेस हो जाती है, मतलब ऐसे लगता है कि चेस्ट आपकी छाती जकड़ी हुई है। और फिर इसमें यह कि आमतौर पे खांसी होती है जो लंबे अरसे तक चलती है, और इसके साथ साथ बलगम प्रोड्यूस होता है जो क्लियर भी हो सकता है, वाइट भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, या फिर ग्रीनिश टाइप का भी बलगम हो सकता है। फिर इसमें यह कि जो लोग COPD का लोग शिकार होते हैं, इसमें आमतौर पे उनको रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होते रहते हैं। फिर यह कि उनकी लैक ऑफ एनर्जी, यानी कि ये कि उनको ऐसे लगता है कि जिस्म में इतनी ताकत नहीं रही। और फिर बहुत ज़्यादा जब एडवांस स्टेज में चली जाए तो इसमें इंसान को वेट लॉस भी हो सकता है। फिर यह कि कुछ लोगों में जो है उसमें एंकल्स और फीट और जो लेग्स में एक तरह की स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। तो वो जो है ये मतलब एक तरह का अडीमा की वो साइंस आ सकते हैं जो है ना इस जो पुरानी जो COPD में। और इसमें ये होता है कि जो लोग COPD का शिकार होते हैं उसमें आमतौर पर ना एक तरह की उनको एक्सरबेशन की एपिसोड मतलब सिम्टम्स होती है। मतलब ये ना एक तरह की एकदम से ये ऐसे लगता है कि उनको बीमारी बढ़ गई है। मतलब एक तो ज़ाहिर है एक बीमारी चल ही रही है काफ़ी अरसे से, लेकिन कभी कभी इसके एक तरह के एक्यूट किस्म की एक्सरबेशन आती है, मतलब एकदम से उनकी जो सिम्टम्स जो है ना एग्रेवेट हो जाती हैं। और कई दिनों तक वो जो सिम्टम उनकी जो है ना मतलब ज़्यादा एग्रेवेट हो सकती हैं। तो इसमें यह है कि इस तरह की जब सिम्टम्स आपको डेवलप हो रही हो या इस तरह मतलब जो है आपको मतलब उसकी इम्प्रूवमेंट ना आ रही हो, वर्स होती जा रही हो, तो आप ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, ख़ास तौर पे जब बुखार हो जाए और इस तरह की इन्फेक्शन का चांस हो, ठीक है। और इसमें फिर ये भी है कि ये भी ख्याल रखें कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जब जो एक तरह की एमरजेंसी का बायस बनती हैं, जैसे एकदम से आपको सांस में मुश्किल पेश आ जाए और आपके जो होंठ जो है ना वो ब्लू होना शुरू हो जाए, जिसको हम साइनोसिस कहते हैं, तो एक तरह की एमरजेंसी की प्रॉब्लम होती है। या फिर आपके जो नाखून है वो जो है नाखून जो फिंगर नेल बेड्स होते हैं जो वो जो है ब्लू हो जाए, या एकदम से दिल की धड़कन आपकी बढ़ जाए, या अलर्ट से आपके चक्कर आना शुरू हो जाए, तो ये जो है ना इस तरह की एमरजेंसी सिम्टम भी इसमें हो सकती हैं, स्पेशली जब ये बीमारी ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। तो उस सूरत में तो आप फ़ौरन एमरजेंसी में आप रब्ता करें। अब मैं आपको कॉजेज़ बता देता हूँ मतलब ये किस वजह से होती है। इसकी कॉज में ये कि जो ख़ास तौर पे जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, मतलब जैसे ये इंग्लैंड, USA वगैरह इस तरह के जो मुल्क हैं, ऑस्ट्रेलिया या और जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसमें क्या होता है कि उसमें जो सबसे बड़ी कॉज है इसकी टोबैको स्मोकिंग, ठीक है, मतलब जो सिगरेट स्मोक करते हैं या और तरह की स्मोकिंग करते हैं, तो ये इसकी सबसे बड़ी काज होती है COPD की। और जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उसमें यह कि जो लोग मतलब जो है उनका जो फ्यूल को जब बर्निंग होती है, ख़ास तौर पे जो पूरली वेंटिलेट मतलब जिनकी घरों की वेंटिलेशन ठीक नहीं होती है, वो सही तरह नहीं बने होते, जो उसमें जब ज़्यादा वो कोई ईंधन जलाते हैं और कुकिंग के लिए लकड़ियाँ जलाते हैं, तो उनका वो धुआं वगैरह अगर वो सही तरह वो नहीं निकलता बाहर, मतलब ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो वो जो है इस तरह की जो है ना फिर या फिर कोई इंडस्ट्रीज़ वगैरह में इस तरह के जो उनको एक्सपोजर होता है, तो वो उनको ये COPD हो सकती है जो तरक्की पजीर ममालिक में।
फिर यह कि ऐसी कुछ ये जो सारे लोगों को ये नहीं होती, कुछ जो क्रॉनिक जो स्मोकर्स होते हैं उनको जो क्लिनिकली ये जो डेवलप होती है COPD, और कुछ मतलब, लेकिन ये कि कई स्मोकर्स का ये समझ लें कि मैं ये बेसिकली कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर स्मोकर्स को नहीं होती, लेकिन ये कि उनके आम तौर पे उनका जो लंग फंक्शन जो है ना, तो वो तकरीबन सारे स्मोकर्स का ना वो जो है ना रिड्यूस हो जाता है। तो कुछ लोगों को ये COPD डेवलप हो जाती है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो मतलब जो कैसे ये डेवलप होती है कि जो आपकी जो बेसिकली क्या होता है कि जो आपकी जो एयर है, मतलब जो हम सांस में ले रहे हैं, वो ट्रैवल करती है ट्रैकिया के जरिए। मतलब ट्रैकिया जैसे आप इमेजेस वगैरह साथ देख रहे हैं, ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया आगे फिर डिवाइड होता है दो ब्रोंकाई में जो लार्ज ट्यूब होती हैं। जो ट्रैकिया जो विंड पाइप होते हैं वो नीचे आके दो ब्रोंकाई में डिवाइड होता है। तो फिर वो जो ब्रोंकाई होते हैं वो आगे फिर उनकी डिवीजन होती है, जैसे जो ट्री की ब्रांचेस नहीं होती, और वो मतलब आगे स्मॉलर किस्म की जो ट्यूब जो ब्रोंक्यूल्स जिनको कहते हैं उसमें वो डिवाइड होते हैं। फिर यह कि वो जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल वो आखिर में एंड हो जाते हैं, जो ना एयर सैक्स में एंड हो जाते हैं, क्लस्टर्स टाइप के जो ना मतलब जो छोटे छोटे जो है ना एल्विलाई जिसको कहते हैं, जैसे आप इमेजेस में देख रहे हैं। तो ये जो एयर सैक्स हैं उसमें जो ना वो बेसिकली उनकी बहुत जो उनके ये समझ लें कि बहुत ही वो पतली सी उनकी वॉल्स होती हैं, और जिसमें वो कैपिलरीज होती हैं, जो छोटी छोटी ब्लड वेसल होती हैं। तो जो ऑक्सीजन आती है जो हवा में, वो बेसिकली इन कैपिलरीज के थ्रू में छोटी छोटी ब्लड वेसल के थ्रू आपके ब्लड में आती है। और उसी के साथ साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बेसिकली एक वेस्ट प्रोडक्ट है, जो बॉडी का जो मेटाबॉलिक सिस्टम चल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका वेस्ट प्रोडक्ट है, तो वो जो है वो बाहर उन्हीं मतलब ब्लड से वो निकल के मतलब उन्हीं एल्विलाई से जाके वो बाहर बेसिकली निकलती है, और जब ऑक्सीजन ये समझने के अंदर आती है जो गैस एक्सचेंज होती है। तो ठीक है, ये एक तरह का मैकेनिज्म होता है। तो ये जो बेसिकली छोटे छोटे जो ट्यूब्स हैं, ब्रोंकियल ट्यूब्स हैं, और जो एल्विलाई हैं, एयर सैक्स हैं, वो जो उस पर जो आपके फेफड़े उस पर डिपेंड करते हैं। उनकी जो नेचुरल एक तरह की इलास्टिसिटी होती है ना, उस पर डिपेंड करते हैं कि जो मतलब जब एयर वो बाहर आपकी निकालते हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो COPD में जब ये मतलब सिगरेट स्मोकिंग और ये आस्ता आस्ता जब ये डैमेज होना शुरू होता है, तो उसमें क्या होता है कि जो नेचुरल जो उनकी जो इलास्टिसिटी है जो आपके ब्रोंकियल ट्यूब्स की और एयर सैक्स की, वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है, और वो एक तरह की उनकी ज़्यादा एक्सपेंशन हो जाती है, ओवर एक्सपैंड हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से ना कुछ जो हवा है ना वो जो है ना आपके लंग्स के अंदर ही ट्रैप हो जाती है जब आप सांस बाहर निकालते हैं। तो ये एक इस तरह का इसका एक मैकेनिज्म है COPD का। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और जैसा कि मैंने बताया, दो कंडीशन होती हैं जो COPD में कंट्रीब्यूशन जिनकी होती है, उसमें एक तो एम्फाइजीमा होता है और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। तो जो एम्फाइजीमा होता है उसमें क्या होता है कि जो आपकी जो एल्विलाई हैं, मतलब जो छोटे छोटे एयर सैक्स हैं, उनकी जो वॉल्स की एक तरह की जो इलास्टिक फाइबर जो उनके होते हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है। तो वो जो है ना कोलैप्स कर जाते हैं जब आप सांस जो है बाहर निकालते हैं। तो फिर यह कि आपका जो एयर फ्लो है वो लंग से बाहर वो जो है वो सही तरह नहीं निकल सकता है, तो वो इम्पेयर मतलब कर देते हैं, तो मतलब उनकी जो एल्विलाई कोलैप्स हो जाते हैं। जबकि जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो सांस की नालियाँ उसमें सोजिश हो जाती है और वो तंग हो जाती हैं, और जो है ना उसकी वजह से ना फिर यह कि जो लंग्स में जो म्यूकस मतलब बलगम ज़्यादा बनता है, और वो फिर और जो ऑलरेडी तंग हुई हैं जो उनकी जो सांस की नालियाँ, वो और ज़्यादा बलगम की वजह से तंग होती हैं। तो फिर इस वजह से ना बहुत मतलब क्रॉनिक कफ होती है, मतलब बहुत अरसे तक कफ रहती है। तो वो बेसिकली कफ यही होती है कि जो एयरवेज को क्लियर करने के लिए। तो ये सारी जो मतलब इसका जो मैकेनिज्म है ना एम्फाइजीमा का और क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस का, तो ये मैंने आपको बता दिया कि किस वजह से ये सारी सिम्टम्स होती हैं। फिर जैसा कि मैंने बताया कि सबसे बड़ी रीज़न होती है सिगरेट स्मोकिंग। ये जो इनके जो मतलब इसकी जो COPD का बात बनती है, मतलब ज़्यादा अरसे तक जब एक्सपोजर होता है स्मोकिंग से। लेकिन ये कि इसमें और भी फैक्टर होते हैं जो COPD की डेवलपमेंट में, जैसे कुछ जेनेटिक एक तरह की ससेप्टिबिलिटी होती है। मतलब ये मेरा कहना है कि हर सिगरेट स्मोकर में ये नहीं होती, कुछ सिगरेट स्मोकर में होती है, क्योंकि मतलब जेनेटिक फैक्टर मतलब ये समझने कि
जिनकी जो एक तरह की जेनेटिक जीन्स में ये COPD का चांस है ज़्यादा, उन्हीं सिगरेट स्मोकर को ये ज़्यादा होती है। फिर यह कि इसके अलावा सिगरेट स्मोकिंग के अलावा और इरिटेंट्स हैं, जैसे यानी कि सिगार का जो सिगार पीते हैं, और सेकेंड हैंड स्मोक ये होता है कि लेट्स से कि आप खुद तो स्मोकिंग नहीं करते, लेकिन आपके घर में कोई बंदा स्मोकिंग कर रहा है तो उसकी वजह से वो आपको भी नुकसान पहुंच रहा है, तो उसको पैसिव स्मोकिंग या सेकेंड हैंड स्मोकिंग कहते हैं। फिर यह कि जो पाइप स्मोक करते हैं उसी वजह से भी हो सकती है, एयर पोल्यूशन की वजह से, या फिर जो ना मैंने बताया ना कि जो लोग ऐसी इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जिसमें डस्ट है या स्मोक है या फ्यूम्स वगैरह हैं, ठीक है, उस तरह धुआं, तो वो जो है उनको ज़्यादा चांस है। फिर ये कि इसमें जो कुछ COPD मतलब ये 1% केसेस में जो COPD की उसमें एक जो प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, जो एक जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से जो इसकी डेफिशिएंसी होती है, जिसको हम कहते हैं अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ठीक है। तो ये जो जिन लोगों में ये डेफिशिएंट होता है तो ये इस वजह से भी हो सकती है COPD। इसमें ये होता है कि ये बेसिकली अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन जिगर में प्रोड्यूस होता है और वो जो सीक्रेट होता है ब्लड स्ट्रीम में, और वो बेसिकली लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, ये जो प्रोटीन है। तो जब इसकी डेफिशिएंसी होती है तो इसके एक तो जिगर की भी बीमारी हो सकती है और फिर फेफड़ों की बीमारी हो सकती है, या दोनों भी हो सकती हैं। और जो मतलब जिन लोगों को इसकी जो डेफिशिएंसी की वजह से ये बीमारी होती है, तो उसमें इसकी रिप्लेसमेंट की वजह से ना, हमारा इस प्रोटीन की अगर रिप्लेसमेंट की जाए तो वो जो है उनकी सिम्टम्स इम्प्रूव हो सकती हैं। यानी मेरा मतलब कहने का है कि जिन लोगों में ये अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन वो डेफिशिएंट होता है, उनको जो दूसरी जो COPD की ट्रीटमेंट के साथ तो वो तो देते ही हैं, ज़ाहिर है। इसके अलावा मतलब इसको जब ये इस प्रोटीन की रिप्लेसमेंट की जाए तो वो जो है उनकी सिम्टम्स बेहतर हो सकती हैं। तो ये तो मैंने आपको कॉजेज बता दी। अब जो मैं आपके इसको रिस्क फैक्टर बता देता हूँ। ये थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, लेकिन ये कि मैं आपको चाहता हूँ कि आपको सारी अहम मालूमात आपको पता हो। तो रिस्क फैक्टर अभी डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके रिस्क फैक्टर में तो सबसे पहले इधर आता है कि जो लॉन्ग टर्म सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनको ये सबसे ज़्यादा रिस्क है। जितने ज़्यादा साल वो सिगरेट पियेंगे और जितने ज़्यादा पैक्स सिगरेट मतलब जो चेन वो जो हैवी स्मोकर्स होते हैं, जितने ज़्यादा पैक सिगरेट स्मोक करेंगे तो ज़्यादा रिस्क बढ़ता जाता है। फिर जो पाइप स्मोकर होते हैं, सिगार स्मोकिंग और मैरिजुआना स्मोकर, उनको भी इसका रिस्क होता है। उसके अलावा जो लोग सेकंड हैंड स्मोक मतलब जो सिगरेट स्मोकिंग नहीं करते या किसी और वजह से एक्सपोज हो जाते हैं, मतलब घर में कोई और सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, तो उनको भी इसका रिस्क बढ़ सकता है। फिर यह कि इसमें जिन लोगों को दमे का जो मरीज़ है, जो मतलब जो सांस की बीमारी एक, और इस पे मैंने वीडियो बनाई हुई है अभी इस वीडियो से पहले ही मैंने अपलोड किया है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा दमे की, ठीक है। तो ये जो दमे की बीमारी है, इसमें ये बहुत इसमें रिस्क फैक्टर होता है। ख़ास तौर पे जो लोग दमे के मरीज़ होते हैं उनके साथ साथ स्मोकिंग भी करते हैं तो उनको COPD का और ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है। फिर जो ऐसी इंडस्ट्रीज़ में जो लोग काम करते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर मतलब जिन पर डस्ट और केमिकल्स का होता है, तो उनको जो ना इसका रिस्क होता है। फिर जैसे मैंने पहले बताया, जो डेवलपिंग कंट्री में जो पुअरली वेंटिलेटेड हाउसेज होते हैं, मतलब जो लोग लकड़ियों से वो आग जलाते हैं या कुछ और फ्यूल जलाते हैं, जिनमें वो धुआं वगैरह घर में भर जाता है, वो सही तरह नहीं उनको वो निकलता बाहर, तो वो जो है ना वो अगर ज़ाहिर है बार बार कुकिंग वगैरह तो ज़्यादा डेली होती है, तो वो बार बार एक्सपोज हों तो वो उनको जो है ना ज़्यादा रिस्क हो सकता है। फिर जेनेटिक्स का भी रोल है, जैसे मैंने बताया कि एक अनकॉमन डिसऑर्डर होता है, वो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी जो है तो वो भी एक जो है रिस्क फैक्टर है COPD की डेवलपमेंट है। इसके अलावा और जेनेटिक फैक्टर भी हो सकते हैं, मतलब ये मैंने बताया ना, जैसे कि हर स्मोकर में ये नहीं होती, कुछ स्मोकर में जो जेनेटिक जिनकी ससेप्टिबिलिटी होती है, उन्हीं स्मोकर को ये कंडीशन होती है। अब आ जाते हैं इसकी क्या कॉम्प्लिकेशन, मैं आपको बता दूं क्या क्या मतलब पेचीदगियाँ होती हैं इसकी। जो कॉम्प्लिकेशन में ये है कि एक तो जो COPD के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का चांस ज़्यादा होता है। मतलब उनको ये समझ लें कि नज़ला ज़ुकाम ज़्यादा लगता है, फ्लू उनको हो सकता है। फिर ये कि उनको जो है नमूनिया का रिस्क बढ़ जाता है। मैंने वैसे नमूनिया पे भी वीडियो बनाई हुई है, इसी चैनल पे मैंने अपलोड की है चंद दिन पहले, तो वो जो है ना वो नमूनिया की भी वीडियो बहुत मालूमाती वीडियो है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर यह कि कोई भी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जिसमें मतलब जो ना और जो
मतलब हो सकता है जो इसमें है कि उनकी सांस लेने में मुश्किल जो है आ सकती है और जो ना लंग्स का जो ना फर्दर डैमेज कर सकता है। इसके अलावा जो है ना जो COPD के पेशेंट में जो हार्ट प्रॉब्लम हो सकती हैं, इनकी कोई ख़ास रीज़न समझ में नहीं है, लेकिन ये कि इसमें ये समझ लें कि जो है COPD जो है ना आपका हार्ट का रिस्क बढ़ा सकता है, हार्ट की बीमारियों का ख़ास तौर पे हार्ट अटैक का भी रिस्क बढ़ा सकता है। फिर ये कि जो COPD के जो पेशेंट हैं उनको जो है लंग कैंसर जो एक तरह की ख़तरनाक चीज़ है, वो लंग कैंसर का फेफड़ों के कैंसर का ख़तरा ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा जो है जो COPD के जो पेशेंट्स हैं वो जो आर्टरीज़ होती हैं जो लंग्स में मतलब जो है ब्लड लेके आती हैं, जो है पल्मोनरी वो कहते हैं उसको, तो वो जो है लंग्स में जो ब्लड आर्टरीज लेके आती हैं तो वो उनका जो है ना प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा जो ये जो ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी जब होती है तो किधर है जो डेली एक्टिविटीज़ आप जो एंजॉय करते हैं वो आप सही तरह एंजॉय नहीं कर सकते, तो वो एक तरह का आपको ज़हनी तौर पे भी एक मतलब डिप्रेशन का कर सकता है। तो ये इसकी कॉम्प्लिकेशन होगी। अब आ जाते हैं कि इसको हम प्रिवेंट किस तरह कर सकते हैं, मतलब क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। तो प्रिवेंशन में सबसे पहले तो इधर है इसकी जो सबसे बड़ी काज है कि सिगरेट स्मोकिंग जो लोग करते हैं तो वो अगर नहीं करेंगे या अगर वो लॉन्ग टर्म से कर रहे हैं तो अगर वो छोड़ देंगे तो उसका ज़ाहिर है रिस्क कम हो जाएगा। तो ये तो सबसे बड़ी प्रिवेंशन है, क्योंकि जितना ज़्यादा वो स्मोकिंग करेंगे, जितने ज़्यादा पैक्स वो सिगरेट स्मोक करेंगे उसका वो रिस्क ज़्यादा होगा, तो वो जो है ना वो छोड़ सकते हैं। मतलब उनको छोड़ने में अगर मुश्किल होती है तो डॉक्टर से रब्ता करें। मेरी जो इसी चैनल पे ना एक स्मोकिंग छोड़ने के बारे में भी वीडियो है, जिसमें हमने वैसे वो बड़ा एक थोड़ा सा उसको आपको अगर वो मेरी वीडियो देखें तो आपको शायद हंसी भी आएगी। वो एक हम बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका यूज़ करते हैं स्मोकर्स को सिगरेट नोशी से छुड़ाने का। वो बड़े बड़े जब उनको हम मेथड बताते हैं डेंजरस किस्म के तो वो नहीं छोड़ते, तो कुछ एक दो चीज़ें जब बताते हैं तो वो सिगरेट अक्सर छोड़ देते हैं कई लोग। ये हमने काफ़ी ट्राई किया हुआ है। तो वो आपको स्मोकिंग छोड़ने वाली जो है ना, जिसमें वो मैंने वीडियो बनाई है स्मोकिंग 1 मिनट में छोड़ दी, वो जो है वो आप वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अच्छा, तो फिर यह कि जो लोग जैसे मैंने बताया ना कि जो इंडस्ट्रीज़ जो ऐसे इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं जहाँ पे ये डस्ट और इस तरह की जो फ्यूम्स और ये जो सारे जो इरिटेंट गैसेस की इनहेलेशन का ख़तरा होता है, तो वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव अगर जो उनके सुपरवाइज़र हैं उनसे प्रोटेक्टिव इंस्ट्रूमेंट्स वो लगाएं मतलब उससे बचने के लिए, तो वो मतलब प्रोटेक्टिव जो इक्विपमेंट होता है तो उससे बच सकते हैं। तो ये फिर ये कि जो मतलब चूँकि इसमें रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का चांस होता है, तो जो आपके एनुअल फ्लू वैक्सीनेशन होती है और जो निमोकोकल नमूनिया के जो मतलब नमूनिया की वैक्सीनेशन आती है वो करा लें ताकि आप इन्फेक्शन से बच जाएं। इसके अलावा आपको डिप्रेशन है तो ज़ाहिर है वो आप डॉक्टर से बात करें। डिप्रेशन जो है ना ये भी कॉमन है इस बीमारी में, क्योंकि ज़ाहिर है जब बंदे को सांस की तकलीफ़ होती है तो डेली एक्टिविटीज़ नहीं इंजॉय कर सकता, तो वो जो है ना वो डिप्रेशन का भी शिकार हो सकता है। तो डिप्रेशन की वैसे बहुत सारी किस्में होती हैं, लेकिन ये जो ना मतलब कोई और बीमारी लगी हो तो उसकी साथ साथ डिप्रेशन भी हो सकता है। मेरी डिप्रेशन पे भी जो वीडियो है बहुत मैंने काफ़ी मेहनत करके वो बनाई हुई है और काफ़ी मतलब 2 पार्ट्स में है। ठीक है। तो वो भी अगर आपको टाइम मिले तो वो डिप्रेशन के बारे में भी इसी चैनल पे वीडियो मौजूद है, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं कि इसको ना हम डायग्नोज कैसे करते हैं। तो इसमें यह होता है कि जो पेशेंट जो COPD के पेशेंट होते हैं, काफ़ी पेशेंट में तो ये मिस डायग्नोज हो जाती है, मतलब जो है ना वो सही तरह डायग्नोज ही नहीं हो पाती। और ख़ास तौर पे ये चूँकि फिर कई पेशेंट ऐसे आते हैं जब वो एडवांस स्टेज में जो वो बड़ी होती है, मतलब वो जो एक तरह की, क्योंकि इसकी जो सिम्टम्स है मैंने जैसे पहले शुरू में बोला कि जो इसकी सिम्टम आमतौर पे जब वो उसी वक्त आती हैं जब ये आगे काफ़ी बीमारी बड़ी होती है, तो फिर ये ना कि फिर वो जब हम टेस्ट वगैरह लेते हैं तो फिर कई केसेस में वो डायग्नोज हो जाती है। मतलब ये हम सारे साइंस एंड सिम्टम रिव्यू करते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। फिर ये हम पूछते हैं कि आपकी कोई सिगरेट स्मोकिंग की हिस्ट्री है और फिर या और कोई इंडस्ट्रियल केमिकल से आपके एक्सपोजर की हिस्ट्री है कि नहीं है, तो उसके वो सारा पूछते हैं। इसके अलावा फिर हम टेस्ट एडवाइस करते हैं जिसमें लंग फंक्शन टेस्ट, इसमें एक जो स्पायरोमीट्री का टेस्ट आता है। ठीक है। तो वो उसमें यह कि
एक जो है छोटी सी मशीन से एक वो कनेक्टेड होती है, कि लार्ज ट्यूब होती है, तो उसमें वो हम उसको वो जो स्पायरोमीटर में हम जो है ना उसमें वो कहते हैं, उसमें वो फूंक मारते हैं, ब्लो करते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली ये चेक करते हैं कि आपकी जो है ना आपकी जो फेफड़े हैं वो कितनी एयर आपकी होल्ड कर सकते हैं, और जो है ना आप कितना ज़्यादा फास्ट जो है ना वो मतलब अपनी जो एयर है, मतलब आवाज़ जो है आप कितना फास्ट ज़्यादा वो बाहर निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली स्पायरोमेट्री के टेस्ट हैं। इसके अलावा जो चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं, जिसमें जो है ना एम्फाइजीमा का पता चल सकता है, जो एक बड़ी काज है COPD की। और इसके अलावा जो है एक्सरे कुछ और लंग प्रॉब्लम और हार्ट फेलियर को भी रूल आउट कर सकता है। फिर यह कि उसमें भी नहीं सी पता चला तो CT स्कैन करा सकते हैं, और उसमें भी एम्फाइजीमा डिटेक्ट हो सकता है, और पता चल सकता है कि आपको कोई CT स्कैन मतलब ये कि अगर आप लेट से कुछ COPD केस में सर्जरी करानी पड़ती है, तो CT स्कैन में आइडिया एक हो सकता है कि आप उसको सर्जरी आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। तो CT स्कैन ज़ाहिर आपकी लंग्स कैंसर की स्क्रीनिंग में भी काम आ सकता है। इसके अलावा ABG जैसे आर्टीरियल ब्लड गैस एनालिसिस टेस्ट करवा सकते हैं, और बेसिकली ये पता चलता है कि आपका जो लंग्स हैं मतलब फेफड़े हैं वो सही तरह ऑक्सीजन आपके ब्लड में लेके आ रहे हैं, और जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर रहे हैं या नहीं। बाकी ये लैब टेस्ट, वैसे लैब टेस्ट इसमें COPD के ख़ास में उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ये कि जैसे मैंने बताया जो एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, तो वो जो है उसमें वो लैब टेस्ट में डिटेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही इसके कुछ टेस्ट थे। अब आ जाते हैं इसकी, मैं आपको अपना ट्रीटमेंट बता दूं। अब इसकी ट्रीटमेंट में ये जो है ना ये बेसिकली इसमें ये होता है कि जो बहुत सारे लोग जिनकी जो माइल्ड फॉर्म डिजीज़ होती है, मतलब जो इतनी ज़्यादा एडवांस स्टेज में नहीं होती, तो उसमें यह है कि ये सिर्फ स्मोकिंग, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी रीज़न है, स्मोकिंग छोड़ने से ये जो है ना वो ठीक हो सकती है। तो जैसा कि मैंने स्मोकिंग का पहले बताया कि स्मोकिंग छोड़ने के बड़े ज़बरदस्त तरीके हैं, वो स्मोकिंग छोड़ने वाली जो वीडियो देखिएगा। तो इवन जो एडवांस स्टेज में भी जब आप ये बीमारी हो, तो उसमें भी आप जो है ना उसको इसकी सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं स्मोकिंग छोड़ने से। तो क्योंकि जो है ना स्मोकिंग जो है ना आपको ये इस बीमारी को जितना ज़्यादा स्मोकिंग हैवी करेंगे और जितना ज़्यादा लंबे अरसे से करेंगे जो है ना वो आप इस बीमारी को बढ़ा सकती है। तो स्मोकिंग को छोड़ना जो है ना उसको उसमें निकोटीन रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट्स भी आते हैं, ठीक है, और मेडिकेशन वगैरह आती हैं जो हेल्प कर सकती हैं। लेकिन मैंने जो टेक्निक बताई हुई है जो स्मोकिंग छोड़ने की, वो वाली आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। फिर यह कि जिसकी मेडिकेशन आती हैं, जब आगे बीमारी ये बढ़ जाती है, तो मेडिकेशन तकरीबन इसकी जो तकरीबन वही हैं जो मैंने जो एस्मा पे वीडियो बनाई थी, उसका मतलब जो ट्रीटमेंट का जो मेडिकेशन यूज़ होती हैं वो तकरीबन इसमें भी वही इसी तरह की यूज़ होती हैं, जिसमें यह कि ब्रोंकोडायलेटर ड्रग आती हैं जो शॉर्ट एक्टिंग भी होती हैं, लॉन्ग टर्म भी, मतलब शॉर्ट एक्टिंग जो बीटा एगोनिस्ट जैसे एल्बिट्रोल हो गए, एप्रोट्रोपियम हो गई, उसमें जो है ना वो आपके जो है बेसिकली इनहेलर्स की फॉर्म में आते हैं, जो आपके जो एयरवेज के अराउंड जो मसल है उनको रिलैक्स करते हैं, ठीक है। तो वो जो सारी सिम्टम कफिंग और जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हैं उनसे आपको बचा सकते हैं। तो ये शॉर्ट एक्टिंग मैंने बताया। फिर ये कि लॉन्ग एक्टिंग जो ब्रोंकोडायलेटर आते हैं, फोमिट्रोल है, फिर बहुत सारे आते हैं, टायोट्रोपियम है, मतलब बहुत सारे साल्मिट्रोल है। तो ये जो है ना लॉन्ग एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर भी आप दे सकते हैं। फिर इसके अलावा जैसे दमा की ट्रीटमेंट है जिसमें इनहेल्ड स्टीरॉयड्स आते हैं, जो मतलब जो है उसकी जो इनहेलर्स की फॉर्म में, तो उसमें उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स वैसे इतने ज़्यादा इनहेलर्स की नहीं होते, लेकिन ब्रूजिंग हो सकती है, ओरल इन्फेक्शन, होर्सनेस हो सकती है। तो वो जो है ना ख़ास तौर पे जब ये इसकी एक्यूट एक्सरबेशन आती है, मतलब जब एकदम से इसकी जो COPD में बढ़ जाती है सिम्टम्स, जो है ना एक तरह की जो एपिसोड आती है, उसमें ये काफ़ी मुफीद साबित होते हैं, जिसमें इनहेल्ड स्टीरॉयड हैं, जैसे बुडिसोनेट, एपलमीकोट इनहेलर आता है, वो मैंने भी काफ़ी प्रिस्क्राइब किया होता है। इसके अलावा फिर ये जो है ना कि मतलब एक तो ब्रोंकोडायलेटर मैंने पहले बता दिए, फिर इनहेल्ड स्टीरॉयड बता दिए, फिर ये कि कम्बिनेशन में ड्रग इनहेलर आते हैं जो जिसमें ब्रोंकोडायलेटर और जो इनहेल्ड स्टीरॉयड का कम्बिनेशन होता है, तो वो भी हम कुछ पेशेंट में एडवाइस करते हैं, जैसे बुडिसोनाइड और फोर्मिट्रोल का कम्बिनेशन सिम्बिकोट, वो मैंने काफ़ी लोगों को प्रिस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है। फिर ये कि कुछ कम्बिनेशन इनहेलर जो है ना उसमें
मोर देन जो है मतलब एक से ज़्यादा टाइप के जो ना इनहेलर जो है ना वो अवेलेबल हैं। मतलब ये कि एक से ज़्यादा कहने का मतलब ये कि मतलब जो है ना एक से ज़्यादा मतलब जो है ना ब्रोंकोडायलेटर जो है ना वो उसमें होते हैं, इसमें जो इनहेलर्स होते हैं तो वो भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है सिम्टम पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेट्रोल और ग्लाइकोपाइरोलेट का कम्बिनेशन आता है, ग्लाइकोपाइरोलेट और इंडासिट्रोल का कम्बिनेशन आता है यूटी ब्रोन के नाम से। तो ये जो है ना इसकी जो इनहेल्ड मेडिकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फिर यह कि जो कुछ लोग जो है जो जब COPD उनकी बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, ठीक है, या फिर एक्सेसरबेशन होती हैं तो वो जो है ना उसमें ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड देने पड़ सकते हैं। लेकिन यह कि ये जो ओरल कोर्टिकोस्टेरॉइड हैं जैसे प्रेडनिसोलोन है ये हम लॉन्ग टर्म के नहीं देते क्योंकि इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं, जैसे वेट गेन, डायबिटीज़, ऑस्टियोपोरोसिस के कैटरेक्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो ये जो है मतलब ये उन केसेस में ही देते हैं शॉर्ट टर्म के लिए जिनकी सिम्टम्स सीवियर हो जाती हैं। फिर इसके अलावा सीवियर केस में एक मेडिसिन आती है जिसका नाम है रोफ्लूमिलास्ट, ठीक है, जो डेली रेस्ट के नाम से आती है, जिसका जो ग्रुप ऑफ ड्रग है वो एक फास्फोडाइएस्टेट 4 इनहिबिटर होती है, ठीक है। ये जो है ना आपकी जो इन्फ्लेमेशन को ड्रग रिड्यूस करती है और एयरवेज को रिलैक्स करती है। तो ये भी अप्रूव्ड है, COPD की ट्रीटमेंट है। इसके साइड इफेक्ट में डायरिया और वेट लॉस हो सकते हैं। फिर यह है कि जैसा मैंने दमा के मरीज़ों का बताया कि ड्रग आती है थियोफाइलिन के नाम से, वो थियोफाइलिन भी जो है ना वो जो है ना दे सकते हैं। ये बेसिकली सस्ती सी ड्रग है और ये जो है ना आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकती है, जो ख़ास तौर पे जब वर्सन सिचुएशन हो जाती है COPD की वजह से, तो इसकी सिम्टम में इम्प्रूवमेंट ला सकती है। फिर ये कि अगर कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो एंटीबायोटिक वगैरह देते हैं, ख़ास तौर पे जब एक्यूट ब्रोंकाइटिस, निमोनिया और इन्फ्लुएंजा उसके इन्फ्लुएंजा तो बेसिकली वायरल इलनेस है। मैं दूसरे इन्फेक्शन के एसोसिएटेड की बात करूँ, जब बैक्टीरिया के इन्फेक्शन होते हैं तो उसमें एंटीबायोटिक भी प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि वो आपकी COPD को बढ़ा सकते हैं। लेकिन ये एंटीबायोटिक बेसिकली इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं, ये इसकी प्रिवेंशन COPD की नहीं करती हैं। फिर इसके अलावा कुछ लंग थेरेपीज़ हैं जिनको मॉडरेट या सीवियर केसेस में हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसमें ये ऑक्सीजन थेरेपी आती है। इसमें यह कि अगर आपकी जो ब्लड में अगर ऑक्सीजन इनफ नहीं है तो आपको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन चाहिए होती है। उसमें कई डिवाइसेस होती हैं जो आपके ऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन डिलीवर करती हैं आपके फेफड़ों में। इसमें बड़े लाइट वेट किस्म के पोर्टेबल यूनिट्स आते हैं तो जो मतलब आप साथ रख सकते हैं, तो वो ऑक्सीजन थेरेपी के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। फिर इसके अलावा इसमें पल्मोनरी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम भी आते हैं। इसमें यह कि बेसिकली उसमें एक तरह के पेशेंट को एजुकेट किया जाता है, एक्सरसाइज ट्रेनिंग दी जाती है, न्यूट्रिशनल एडवाइस और काउंसलिंग की जाती है। तो डिफरेंट मतलब आपके वो डॉक्टर स्पेशलिस्ट एक तरह से एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो उसमें आप उनकी रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपकी जो वो ज़ाहिर है जो बार बार जो आपको एडमिशन इसमें हो सकता है, तो उसको जब अगर आप अच्छी तरीके से चीज़ें सीख लेंगे तो आपको ज़्यादा एडमिशन से बच सकते हैं। मतलब वो आपको तरीके बताते हैं इसको मतलब कंट्रोल करने के। इसके अलावा कुछ इसमें और जो इन होम नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स आती है वेंटिलेशन थेरेपी की, जिसमें वैसे के लिए वो हॉस्पिटल में यूज़ होती है। एक टेक्निक आती है जिसको कहते हैं बाई लेवल पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, BiPAP इसका मुख्तसरन कहते हैं, वो भी यूज़ होती है। अभी उसकी कुछ एविडेंस आ रही है कि होम में भी उसमें उसका यूज़ होता है। वो बेसिकली ये ना कि एक वेंटिलेशन थेरेपी मशीन होती है जो मास्क के साथ कनेक्ट करते हैं उसको, तो वो आपकी ब्रीदिंग को इम्प्रूव कर सकती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिटेंशन को कम कर सकती है, ताकि आपको लंग जो है ना रेस्पिरेटरी फेलियर में ना जा सकें। ये भी एक इसमें ट्रीटमेंट है। फिर यह कि जब एक्सेसरबेशन होती है हमारे, जब ज़्यादा अटैक्स का इसका ख़तरा होता है, तो फिर वो कम्बिनेशन ट्रीटमेंट की दे सकते हैं, एंटीबायोटिक जो है स्टीरॉइड्स और सारे वो दोनों का। फिर हॉस्पिटल भी एडमिट कर सकते हैं सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने के लिए, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो मतलब ट्रीटमेंट, बहुत सारी ट्रीटमेंट ऑप्शन हैं। फिर इसमें कुछ थोड़ी बहुत सर्जरी की ऑप्शन भी आ जाती हैं, वो भी थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देता हूँ।
तो वैसे तो मतलब ज़ाहिर है मेडिकल ट्रीटमेंट ही काफ़ी वो कॉमन है उसमें जो है, लेकिन ये कि कुछ ऑप्शन है उसमें। ये होता है कि एक ऑप्शन है कि जो रिसेंटली एक अप्रूव हुई है FDA से, जिसको कहते हैं एंडोस्कोपिक लंग वॉल्यूम रिडक्शन। तो बेसिकली ये छोटा सा एक प्रोसीजर होता है। इसमें ये होता है कि और COPD के पेशेंट को दी जाता है कि जो ना एक वन वे एंडोब्रोकियल वाल्व होती है जो आपकी जो ना लंग में प्लेस कर दी जाती है। तो उसमें ये होता है कि जो आपका जो सबसे जो लंग का जो लोब जो ज़्यादा डैमेज जो है ना वो श्रिंक हो जाता है, तो ताकि जो आपका जो हेल्दियर पार्ट है लंग का वो जो है ना उसको ज़्यादा स्पेस मिल जाए एक्सपेंड करने के लिए और फंक्शन करने के लिए। तो ये एक FDA अप्रूव्ड नया प्रोसीजर है, मतलब जो है एंड COPD के पेशेंट के लिए यूज़ होता है। फिर यह कि कुछ केसेस में बहुत रेयर के लंग ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, तो वो लेकिन ये एक बहुत बड़ी सर्जरी है, उसमें भी कुछ इतने सक्सेसफुल रेट्स नहीं हैं, ठीक है। और फिर ये लॉन्ग टर्म आपको इम्यूनो सप्रेसिव मेडिकेशन लेनी पड़ती हैं जब इस तरह की चीज़ हो जाए, तो फिर वो भी उसके अपने साइड इफ़ेक्ट हैं। फिर एक बुलेक्टमी भी टेक्निक आती है। इसमें यह होता है कि जो लार्ज एयर स्पेसेस बन जाती हैं, जो मतलब जो है जब एल्विलाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो वो जो है वो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो बुली बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जो है ना कि वो ऑपरेशन करके जो उसको बुलेक्टमी कहते हैं वो जो है ना बुली को ना लंग से निकाल सकते हैं, ताकि बाकी जो रिमेनिंग लंग अच्छे वाला दिया है वो सही तरह फंक्शन कर सके। तो ये तो मैंने अभी इसकी सारी आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन बता दी हैं। अब यह है कि इसमें कुछ थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल एंड होम रेमेडीज़ का भी मैं बताता हूँ, वो भी आप सुन लें। तो उसमें यह कि आप जो है ना डॉक्टर से अपनी बात करें कि आपकी ब्रीदिंग सही तरह कैसे कंट्रोल करनी है, या जो रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट होता है वो आपको टेक्निक बताएगा आपकी एफिशिएंट ब्रीदिंग के लिए जो है ना, और वो आप ब्रीदिंग पोजीशन डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। जो है उसमें काफ़ी वो एनर्जी कंजर्वेशन टेक्निक और रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको बताएंगे, तो इस खास तौर पे जब आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाए। फिर यह कि जो म्यूकस इसमें चूँकि बलगम जो है आपके एयर पैसेजेस में कलेक्ट हो जाता है और वो डिफ़िकल्ट होता है क्लियर करने के लिए, तो वो जो है ना उसको कफिंग और जो है ना मतलब उसका आप पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं और ह्यूमिडिफायर की हेल्प ले सकते हैं आपको एयरवेज को क्लियर करने में। फिर यह कि हम ये भी इसमें बताते हैं कि आप एक्सरसाइज रेगुलरली कर रहे हैं। हालांकि ये मुश्किल होता है जब सांस की प्रॉब्लम हो तो एक्सरसाइज करना कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है, लेकिन यह कि उसमें ये हम कहते हैं कि अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ और जो एंड्योरेंस बढ़ सकती है और आपकी रेस्पिरेटरी मसल जो है ना वो ताकत पकड़ते हैं, ठीक है। तो वो जो है आप डॉक्टर से डिस्कस करते हैं। फिर इसके अलावा खुराक भी इसमें अच्छी लेनी चाहिए। हेल्दी फूड्स जो है ना आपकी स्ट्रेंथ के लिए अच्छी होती हैं। तो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट कभी कभी जो अंडर वेट लोगों को हम रिकमेंड करते हैं। और फिर यह कि जो ओवर वेट लोग होते हैं उनको हम वेट रिडक्शन की टेक्निक बताते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर मैंने अपने चैनल पे अच्छी फूड्स का भी बताया हुआ है जो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, तो वो भी आप वीडियो जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर देखिएगा। फिर यह कि ज़ाहिर है इसमें चूँकि स्मोकिंग का बहुत बड़ा रोल है, बेसिकली सबसे बड़ी रीज़न ये है। तो जब आप जो है ना सिगरेट स्मोकिंग छोड़ देंगे तो उसमें ज़ाहिर है वो बहुत आपको बचत हो सकती है। सेकेंड हैंड स्मोक जो पैसिव स्मोकिंग से भी आप बचें, जो मतलब जो दूसरे लोगों की वजह से आप एक्सपोज होते हैं। फिर यह कि जो मैंने बाकी इंडस्ट्रियल जो पोल्यूशन रोकने के लिए वो इंतजाम होते हैं वो आप जो है सुपरवाइज़र से बात कर सकते हैं। फिर यह कि अपने आप डॉक्टर से रेगुलरली इन टच रहें जो भी आपकी ट्रीटमेंट कर रहा है, ताकि आपको जो है ना इसकी एक तो यह है कि आपका जो ज़्यादा सीवियर सिम्टम से आप बच सकें। फिर यह कि आपको वैक्सीनेशन के भी बता देंगे, क्योंकि आपको मैंने जैसे शुरू में बोला है कि अगर आप एनुअल जो वैक्सीनेशन, फ्लू वैक्सीनेशन और जो है निमोकोकल वैक्सीन लगवा लेंगे तो जो है ना आप जो है चूँकि COPD में इन्फेक्शन का ज़्यादा ख़तरा होता है तो हम उन ख़तरा से बच सकेंगे। तो ये थी जनाब मेरी वीडियो। थोड़ी वीडियो लंबी हो गई थी COPD की। ये बेसिकली काफ़ी इसकी ट्रीटमेंट ऑप्शन है, सारा मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई। मेरी वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखा करें, क्योंकि ये जो बेसिकली खिदमत खल्क का चैनल है और मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी बहुत अहम मालूमात जो पेशेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आसान अल्फाज में आपको बता सकूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी के ऑप्शन पर सेलेक्ट करें, और फिर जो है ना उस पर ऑल के ऑप्शन सेलेक्ट करें घंटी को क्लिक करके, तो जो भी ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक बरपत पहुँच जाएँ। फिर यह कि आप वीडियोस को थम्स अप यानी लाइक कर दिया करें। उसमें यह कि मुझे इनकरेज मिलती है कि मेरी वीडियोस पे अच्छा रिस्पांस आ रहा है, तो मैं आपके लिए और इंशाल्लाह इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस लाता रहूँगा।
तो फिर यह है कि चूँकि ये इंसानियत की खिदमत का चैनल है तो आप ज़रूर दूसरों के साथ शेयर करें ताकि मतलब इंसानियत का भला कर सकें। क्योंकि आप अगर सोशल मीडिया जैसे फेसबुक ट्विटर पर वीडियोज़ मेरी शेयर करेंगे तो आप दूसरे इंसानों का भी फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, जो एक बहुत बड़ा कार्य खैर का काम है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।